नमस्कार, मैं प्राची राज, लेक्चरर फिजियोथेरेपी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज़, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी में कार्यरत हूँ। आज का विषय है ग्रॉस मोटर स्टिमुलेशन स्किल्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स वह बच्चे जिन्हें बचपन से दिव्यांगता मतलब डिसेबिलिटी होने के कारण एक्टिविटीज़ को सीखने में देर या मुश्किल हो जाती है। स्पेशल नीड्स के बच्चे जिन्हें शारीरिक क्षमता कम होती है, उनमें से एक है सेरेब्रल पाल्सी। आज हम सेरेब्रल पाल्सी में ग्रॉस मोटर स्टिमुलेशन स्किल्स की कुछ ऐसी बातों का वर्णन करेंगे जिससे माता पिता और केयर गिवर्स को उन्हें संभालने और एक्सरसाइज करवाने में मदद मिले। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसा विकार है जो डेवलपिंग ब्रेन की इंजरी से होता है। डेवलपिंग ब्रेन इंजरी मीन्स इंजरी जो उस समय हो जब बच्चा माँ के गर्भ में हो, जन्म के समय या जन्म के बाद 5 साल तक का हो। सामान्य तौर पे एक शिशु अपने जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र में अधिकतम सारे कार्य करना सीख जाते हैं। जैसे अमूमन 8 महीने में वो बैठना सीख जाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 14 महीने में वह चलना सीख जाते हैं। इसे कहते हैं माइलस्टोन्स या ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। यह ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड में इफेक्टेड होती है। माता पिता को इस बीमारी का पता लगने में अक्सर 6 से 8 महीने लग जाते हैं, जब उनका बच्चा करवट लेने में और बैठने में देर कर देता है। सीपी चाइल्ड में मोटर डेवलपमेंट इफेक्टेड होने के अलावा अनिवार्य तौर पे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। यह वह लक्षण होते हैं जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड में मदद करते हैं। इन्हें हम 3 भाग में देख सकते हैं। सबसे पहला एबनॉर्मल मूवमेंट। एबनॉर्मल मूवमेंट मतलब वह मूवमेंट जो नॉर्मल डेवलपमेंट में नहीं नज़र आती है। इसमें जब भी एक बच्चा कोई कार्य करता है तो अपने शरीर को सिकोड़ लेता है, जिसे कहते हैं फ्लेक्शन सिनर्जी, या उसे फैला देता है जिसे हम कहते हैं एक्सटेंशन सिनर्जी। इसके कारण वह कोई भी कार्य करता है तो अपने शरीर को दूसरे भाग से डिसोसिएट नहीं कर पाता और अटक जाता है। दूसरा जो लक्षण है वो होता है एबनॉर्मल टोन। यदि हम उस बच्चे के शरीर को हिलाने की कोशिश करते हैं तो एक अजीब सा लचीलापन या ढीलापन महसूस करते हैं। वह मतलब कि बहुत फ्लैसिड होता है या फिर उसका शरीर अजीब सी तरह से अकड़ा होता है। तीसरा जो लक्षण है उसे कहते हैं एसिमेट्रिकल मूवमेंट पैटर्न। इसमें बच्चा अपनी बॉडी के अलाइनमेंट को ना तो सिमेट्री में रखता है, ना वो अपनी बॉडी को हिलाते समय ऐसे यूज़ कर पाता है कि वो बैलेंस अचीव कर पाए। उसके अचानक गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ना तो उसके प्रोटेक्टिव रिएक्शंस होते हैं ना इक्विलिब्रियम रिएक्शंस होते हैं। इसकी वजह से जब वो बैठता है या किसी भी पोजीशन में खड़ा होता है, उसके शरीर का वज़न एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम होता है और स्टेबिलिटी और सिमेट्री खराब और अफेक्टेड होती है। सेरेब्रल पाल्सी चाइल्ड में यदि फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन जल्द से जल्द कर दिया जाए तो हम ये सब समस्याओं का ध्यान रख सकते हैं। शुरुआत में बच्चों को संभालने का तरीका सही रखना चाहिए। उनको कैसे पोजीशन करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, यह सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। दूसरा, हमें उनकी शरीर के किसी भी भाग में टाइटनेस डेवलप नहीं करने देनी ताकि शरीर फ्लेक्सिबल रहे और उसको हिलाने में कोई दिक्कत ना है। तीसरा, हम उस बच्चे को ऐसा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल देना चाहिए जिससे कि उसका नॉर्मल डेवलपमेंट का सीक्वेंस ऑगमेंट हो और इतने सलीके से हो कि बच्चा उसे ऑटोमेटिकली कर ले।
हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बच्चों को डील करते समय हम उन्हें फोर्स ना करें। उनकी मर्ज़ी के बगैर रोते हुए एक्सरसाइज करवाने का और नुकसान होता है। तो जो भी एक्सरसाइज करवाएं वो प्ले वे में करवाएं। एक्सरसाइज में एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ चाइल्ड बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा छोटा है और एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता तो एक्सरसाइज उस तरह की करवाएं जिसमें कि सारे रिएक्शंस ऑटोमेटिकली हों और सही डायरेक्शन में हों। ज़्यादातर बच्चे दो तरीके से अपने शरीर को रखते हैं। या तो वो अपने शरीर को पूरा ढीला छोड़ के बिल्कुल स्पाइन को गोल करके गर्दन को गिरा के सिकुड़े होते हैं, या फिर अपनी गर्दन को पीछे करते हुए शरीर को पीछे स्वे बैक करते हुए अकड़ा के शरीर को अटकाया होता है उन्होंने पीछे की तरफ। दोनों केसेस में इनके बॉडी में पोस्चर की वजह से जो टोन डेवलप होती है वो एबनॉर्मल होती है। या तो वो बिल्कुल फ्लेक्सर टोन हाई हो जाती है या एक्सटेंसर टोन हाई हो जाती है। यदि हम बच्चों की गर्दन की अलाइनमेंट हेड के साथ रखें और उसकी अलाइनमेंट स्पाइन के साथ रखें, मतलब हेड, नेक एंड स्पाइन लाइन में हो, तो उनकी ये एबनॉर्मल टोन डेवलप होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। और इसका फर्दर सीक्वेंस क्या होता है कि जब वो अपने नॉर्मल टोन पे या मिनिमली इफ़ेक्टेड टोन पे काम करते हैं तो उनको काम करना आसान हो जाता है। सेकंड जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर देखी गई है कि बच्चे डब्ल्यू सिटिंग में बैठते हैं, जिसमें वो अपने घुटने मोड़ के पंजों को बाहर की तरफ रख लेते हैं। ये डब्ल्यू सिटिंग से हिप जॉइंट पे पूरा डिस्टॉर्शन होता है और सबसे ज़्यादा हिप अफेक्टेड होता है, जो आगे चल के उनको चलने में, खड़े होने में दिक्कत देता है। ये दोनों चीज़ें हमें डिस्करेज करनी चाहिए। जैसे कि हम बच्चे की गर्दन, सर और स्पाइन के अलाइनमेंट का ध्यान लेटाते वक्त और बैठाते वक्त रखते हैं, वैसे ही हमें उसके गर्दन, सर और स्पाइन का अलाइनमेंट का ध्यान उसको हैंडल करते समय रखना है। ट्रांजिशनल फेज़ में करना है जब हम उसे बैठना, खड़े होना सिखा रहे हों। उसकी बॉडी की पोजीशन एग्जैक्टली उसके बेस ऑफ सपोर्ट पे होनी चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे। आप सब जानते हैं कि बच्चे के नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस में बच्चे का सबसे पहले स्पाइन का कंट्रोल आता है, बाद में उसके हाथ और पैरों का कंट्रोल आता है। सबसे पहले उसके नेक का कंट्रोल आता है और फिर जब उसकी कमर का कंट्रोल आता है तब वो खड़ा होना सीखता है। ये दोनों फैक्ट्स हमें याद रखने चाहिए और बच्चे को सही जगह, सही सीक्वेंस में ऑप्टिमल सपोर्ट देते हुए उसे बैलेंस आने देने का इंतज़ार करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हमें वो सपोर्ट कम करते रहना चाहिए जिससे कि वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके। कभी कभार बच्चों को रिपोर्ट करने में देर हो जाती है। बाय द टाइम वो हमारे पास आते हैं उनके शरीर में टाइटनेस हो जाती है, अकड़ाहट हो जाती है और उनकी जॉइंट्स के रेंज कम हो जाती है। अगर किसी ने बच्चे की अलाइनमेंट और पोजीशनिंग का ध्यान शुरू से रखा होता है तो ये डेवलप होने के चांसेस कम होते हैं। बट अगर हो जाए ये टाइटनेस डेवलप शरीर में तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एक दिन में 2-3 दफ़ा की में भी रिजल्ट्स दे देगी। मगर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का तरीका बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमें मूवमेंट्स तब करवानी है जब बच्चा रिलैक्स्ड हो और उसकी बॉडी बिल्कुल ढीली हो। स्ट्रेचिंग करवाने की जो स्पीड है वो स्लो होनी चाहिए और सस्टेन्ड होनी चाहिए। जैसे ही बच्चा टाइट होता है हम उसे छोड़ देना चाहिए। हम अक्सर स्ट्रेचिंग पैरों की और हाथों की करवा देते हैं और भूल जाते हैं स्पाइन को। स्पाइन हमारी बॉडी का बेस है। इस बेस के ऊपर हमने हाथ और पैर चलाने हैं।
अगर हमारी स्पाइन के अंदर टाइटनेस है या फिर मोबिलिटी कम है तो आप अपनी एफिशिएंसी से हाथ और पैर कभी नहीं हिला पाएंगे। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमें एक्सट्रीमिटीज़ को ध्यान देना है, उसकी स्पाइन की मोबिलिटी पे भी वर्क करना है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हम करते हैं मूवमेंट्स को गाइड करने के तरीके के बारे में डिस्कशन। हम लोगों की मूवमेंट्स अगर आप ध्यान दें, हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। हम चाहें तो पूरे शरीर को इकट्ठा हिला सकते हैं, हम चाहें तो शरीर के एक भाग को रोक के दूसरे भाग को हिला सकते हैं, सेम डायरेक्शन में हिला सकते हैं, एक के बाद दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में हिला सकते हैं। तो इसका मतलब हम अपने बॉडी पार्ट्स को डिसोसिएट कर सकते हैं। हमारा हर वक्त बॉडी में एक पार्ट प्रेफर्ड पार्ट होता है जिससे हम एक्टिविटी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए बच्चे का सबसे एक्टिव पार्ट ढूंढना। उस एक्टिव पार्ट को अगर हम रिस्पॉन्स देंगे तो वो उसी के हिसाब से अपना लेस एक्टिव पार्ट को भी हिलाएगा। हमको सिर्फ करना क्या है, उसको वेट शिफ्ट सिखाना है जो लेफ़्ट टू राइट कर करके आए। उसी को जब हम वेट शिफ्ट्स करवा रहे होंगे तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा बाय द टाइम वो बच्चा उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन आए। जैसे ही बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन उस पार्ट ऑफ द बॉडी को हिलाने में आएगा, तभी आप उसकी बच्चे के गति के अनुसार अपनी मूवमेंट असिस्ट करवा दोगे। जैसे कि बच्चा करवट ले रहा है और आपने उसके पैर को लेफ़्ट राइट घुमाते घुमाते वेट किया, जैसे ही बच्चा अपनी बाजू को हिलाएगा उस डायरेक्शन में जहाँ वो करवट लेना चाहता है, उसी डायरेक्शन में आप उसे गाइड कर दोगे और वो मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगता है और अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन शुरू करने लगता है तो अपने हाथों का सहारा लेता है। जब तक वो स्टेबल नहीं होता किसी पोजीशन में, वो अपने हाथों का सहारा नहीं छोड़ता। इसका मतलब हम बच्चों को हाथ पकड़ के कुछ सिखा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं और हम उसका हेल्प नहीं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं। हमें उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए ताकि जब वो गिरने लगे तो हाथों का यूज़ करके अपने आप को गिरने से बचा ले, संभाल ले, बैलेंस करके या चोट लगने से बचा ले और अपने प्रोटेक्टिव रिएक्शंस को डेवलप होने दे। यदि आपको सहारा देना ही है अब किसी भी बच्चे को एक्टिविटी के दौरान, तो उसका स्पाइन और कमर दोनों खाली है, उनको यूज़ करें। हमें जब भी दिखता है कि बच्चा इंडिपेंडेंट होने लगा है किसी एक्टिविटी में, हमारा सबसे पहला मन करता है कि हम बच्चे को खड़ा करवा दें या चलाना शुरू कर दें। हम उसको किसी तरह से एक्स्ट्रा सपोर्ट देके, हाथों का सहारा देके और हम उसे चलाना शुरू कर देते हैं, उसकी पोटेंशियल से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यह बिल्कुल गलत है। हमें बच्चे को उसकी प्रीवियस पोजीशन में स्टेबल होने देना चाहिए और फिर नेक्स्ट पोजीशन में इंट्रोड्यूस करना देना चाहिए। अगर उसको बिफोर टाइम आप डिमांड करने लग जाएं तो उसके पोस्चरल रिएक्शन डैम्पन हो जाएंगे, उसके सारे चेंजेस नज़र आने लगेंगे, जैसे उसके घुटने पीछे जाने लगेंगे या फिर वो बैलेंस करने के चक्कर में हाई स्टेपेज गेट पे चलने लगेगा, झटके मार मार के चलेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही रही कि जैसे ही बच्चे ने सिटिंग सीखा, उसको सिटिंग में बैलेंस सिखाओ। जैसे ही खड़े होना सीखा, उसमें उसको बैलेंस होने दो, फिर उसके बाद में चलना सिखाओ। वेट करो और डोंट बी इन अ हरी। अब कभी भी कोई बच्चा कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो बड़ा होगा नहीं, उसे बाहर निकलना पड़ेगा, डिफरेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस देखने पड़ेंगे। कभी उसकी स्ट्रीट होगी वो टेढ़ी मेढ़ी होगी, कभी फर्श पे फिसलन होगी, कभी अचानक साइकिल पे सामने से कोई आ जाएगा। ये सब चीज़ों में उसको बैलेंस अपना नहीं खोना,
इसलिए हम उसको करवाएंगे मल्टीटास्किंग। वही टास्क जो हमने इसको बैठे में करवाया है उसी को हम उसको आइज़ ओपन करके करवाएं, आइज़ क्लोज करके करवाएं, उसको वही एक्टिविटी तब करवाएं जब उसको अचानक पता ही नहीं हो कहीं से धक्का चलने लगने वाला है। 10 काम करने के साथ साथ वो एक्टिविटी करे, और जितनी मल्टीटास्किंग करेगा उतना वो साउंड हो जाएगा, उतना वो सेफ हो जाएगा अपने बाहर के एनवायरनमेंट में, और ये उसका एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस करने का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। इतने सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस को ओवरकम करना एक बच्चे के लिए तभी पॉसिबल होगा जब एक बहुत साउंड और पॉजिटिव फैमिली सपोर्ट होगा, एक अच्छा क्लिनिकल गाइडेंस होगा, एक अच्छा सोसाइटी का एक्सेप्टेंस होगा। तो अ टीम अप्रोच with a constant and a regular effort is very important for the development of a child. We should all contribute इकट्ठे होके, ताकि वो बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल साउंड और हैप्पी गोवी में हो। ये सारी जानकारियाँ ऐसा तो नहीं कि नहीं है, मगर अक्सर बच्चे और केयर गिवर्स और पेरेंट्स इन्हें भूल जाते हैं और इनको इग्नोर कर देते हैं। हालांकि ये तो फाउंडेशंस है। इन सब प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो करेंगे, ये हमारी थेरेपी में ऑगमेंट करेंगे और बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारियाँ आपके लिए महत्वपूर्ण रहें और आप इनका पालन करें। धन्यवाद। नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान की ओर से मैं गुंजन वाधवा, अधीक्षक व्यावसायिक चिकित्सा विभाग, आप सभी का आज के सेमिनार में स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे कि बच्चों के फाइन मोटर डेवलपमेंट अर्थात सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का उनके जीवन में क्या महत्व है, और इस लॉकडाउन के दौरान माता पिता अपने बच्चों के विकास के लिए घर पर उन्हें किस प्रकार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आइए अब जानें कि मोटर डेवलपमेंट का अर्थ क्या है। मोटर डेवलपमेंट अर्थात क्रियात्मक विकास का अर्थ है बच्चे की हड्डियों और मांसपेशियों का विकास होना, जिसके कारण वह अपने आसपास के वातावरण से सीखने की क्षमता प्राप्त कर पाता है। हर बच्चे में 2 प्रकार की मोटर डेवलपमेंट होती है। पहली, जिसे हम ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट अर्थात सकल क्रियात्मक विकास कहते हैं, और दूसरी जिसे हम फाइन मोटर डेवलपमेंट अर्थात सूक्ष्म। ग्रॉस मोटर स्किल्स वे कौशल हैं जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है रोजमर्रा के कार्य करने के लिए। उदाहरण, बैठना, खड़े होना, चलना, दौड़ना और कूदना। फाइन मोटर स्किल्स में छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है जो हाथ, उंगलियों और अंगूठे को नियंत्रित करती हैं। वे बच्चों को खुद से खाना खाने, खिलौने से खेलने, कपड़े पहनने, लिखने, चित्र बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण कामों को करने में मदद करती हैं। आज का हमारा सेमिनार फाइन मोटर डेवलपमेंट पर केंद्रित है, इसलिए आइए जानें कि इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चे बचपन से ही फाइन मोटर स्किल्स अर्थात सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल का उपयोग शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे अपने खिलौने की ओर आकर्षित होकर उसे अपनी पकड़ में लेने की कोशिश करते हैं। किसी भी खिलौने अथवा वस्तु को हाथ में ठीक तरह से पकड़ने के लिए हमारे हाथों की उंगलियों और अंगूठे की मांसपेशियों का विकास होना तथा उन सभी का आपस में सही तालमेल होना अति आवश्यक है। इन्हीं मांसपेशियों का विकास और आपसी तालमेल जीवन में रोजमर्रा के काम करने के लिए भी अति अनिवार्य है। इसी प्रकार हम सभी बचपन से ही खाना खाने के लिए, अपने कपड़े पहनने के लिए, अपने जूते के फीते बांधने के लिए, अपने बालों में कंघी करने के लिए
और लिखने के कार्य के लिए भी फाइन मोटर स्किल्स का प्रयोग करते हैं। रोज़मर्रा के काम करने के अलावा बच्चा अपने मनोरंजन के लिए अपनी फाइन मोटर स्किल्स से कई तरह के खेल भी खेल सकता है, जैसे कि ब्लॉक्स का उपयोग करके टावर बनाना, मोतियों की माला बनाना आदि। जैसे ही बच्चा उम्र में बढ़ता है, वह शिक्षा से संबंधित कुछ कार्य भी करने लगता है, जैसे कि लिखना, चित्र में रंग भरना, कागज़ को कई आकार में काटना और चिपकाना। और बड़ा होने पर बच्चा अपनी फाइन मोटर स्किल्स से घर के जटिल कामों के लिए भी तैयार हो जाता है, जैसे कि बर्तन जोड़कर रखना, दरवाजे को उसकी डोर नॉब पकड़कर खोलना, डिब्बे के ढक्कन को खोलना और बंद करना आदि। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, फाइन मोटर स्किल्स का उपयोग और अधिक मुश्किल कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि वस्तुओं को छांटना, हथौड़े जैसे औजारों का उपयोग करना, वस्तुओं को लपेटना और इकट्ठा करना। अभी तक की चर्चा से यह तो स्पष्ट है कि फाइन मोटर स्किल्स का विकास हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अब यह जानते हैं कि क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से फाइन मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट में देरी हो सकती है। आम तौर पर एक बच्चा इन कौशलों को विकसित करता है क्योंकि वह बढ़ता है और अपने शरीर के माध्यम से सीखता है, अपने आसपास की वस्तुओं के साथ खेलता है या दूसरों द्वारा सिखाया जाता है। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनके कारण फाइन मोटर स्किल्स के विकास में देरी हो जाती है और बच्चा अपनी उम्र के अनुसार अपने रोज़मर्रा के काम और अन्य कार्य नहीं कर पाता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट में देरी होने के कारण हो सकते हैं, जैसे पोषण की कमी, जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, उचित देखभाल और प्रेरणा की कमी और जन्म के समय लगी हुई कोई चोट। यदि माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों को किसी कार्य को गलत तरीके से करते देखते हैं या पाते हैं कि उनका बच्चा अपनी उम्र के अनुसार काम करने में असमर्थ है, तो संभवतः यह फाइन मोटर स्किल्स के विकास में देरी के कारण हो सकता है। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चे के काम करने के गलत तरीके पर अपना पूरा ध्यान दें और अपने बच्चों को खेल के माध्यम से सही तरीका सिखाएं। बच्चे को सिखाते समय बच्चे को डांटें नहीं और ना ही उसे कभी मारें। अपना धैर्य बनाकर रखें। बच्चे के काम करते समय हाथ की उंगलियों और अंगूठे की मांसपेशियों के सही तालमेल पर जोर दें। अपने बच्चे को सिखाते समय उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और उससे बीच में बातचीत भी करते रहें। उसे यह बताते रहें कि वह काम को सही या गलत तरीके से कर रहा है और वह अपने काम करने की विधि में कैसे सुधार ला सकता है। अपने बच्चे पर छोटी उम्र से ही ध्यान दें, क्योंकि यदि बच्चा लगातार एक गलत तरीके से काम करता है तो यह एक आदत बन सकती है और फिर बच्चा अपने गलत पैटर्न को सुधारने के लिए इच्छुक ही नहीं होगा। बच्चे के काम करते समय उसकी शरीर संबंधी या बुद्धि संबंधी समस्याओं की पहचान करें। शुरुआत में काम को पूरा करने में बच्चे की सहायता करें। अपने बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उन कामों में से कुछ काम को चुनें जिन्हें आप जानते हैं कि आपका बच्चा अच्छे तरीके से कर पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने बच्चे को जूते के फीते बांधना सिखा रहे हैं, लेकिन वह कागज़ को काटने या चिपकाने का काम अच्छे तरीके से कर पाता है, तो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कागज़ को काटने या चिपकाने का कार्य भी शामिल करें। हमेशा अपने बच्चे की कोशिशों की तारीफ करें। आइए अब जानते हैं कि आप अपने बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स के विकास के लिए उन्हें घर पर कौन से काम करा सकते हैं। आप अपने बच्चों को खिलौनों की दुकान पर आसानी से मिल जाने वाले ब्लॉक्स दे सकते हैं। साथ ही अपने बच्चों को ऐसे चित्र दें जिनमें यह ब्लॉक्स अलग-अलग पैटर्न में जोड़े गए हों
और अपने बच्चों को चित्र दिखाकर या आपके द्वारा बनाया हुआ एक पैटर्न दिखाकर उन्हें ब्लॉक्स को जोड़ते हुए बिल्कुल वैसा ही एक पैटर्न बनाने के लिए कहें। खेल खेल में ही थेरापुटी या क्ले से बच्चे की उंगलियों और अंगूठे की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए कई तरह की वर्जिश करा सकते हैं, जैसे कि क्ले को हाथों से दबाते हुए चपटा करना, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर उन पर प्रेशर डलवाना, इसको उंगली और अंगूठे के बीच में पकड़कर खींचना आदि। हाथ की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने के लिए कई तरह के पजल और पेगबोर्ड्स भी कराए जा सकते हैं। फाइन मोटर स्किल्स का उपयोग करते हुए बच्चों को गिनती भी सिखाई जा सकती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि बच्चा ट्विज़र की हेल्प से छोटे ऑब्जेक्ट्स को उठाकर अपने सामने रखी हुई कटोरियों में गिनती के अनुसार डाल रहा है। धागे में मोती पिरोने का काम देकर आप बच्चे के हाथ की मांसपेशियों की ताकत बढ़ा सकते हैं और उन मांसपेशियों के तालमेल में भी सुधार कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज़ के अलावा फाइन मोटर स्किल्स के विकास के लिए आप अपने बच्चे से चित्र में रंग भरने के लिए कह सकते हैं। फिंगर पेंटिंग अर्थात हाथों की उंगलियों से चित्र बनवा सकते हैं। बच्चे को कैंची से अलग अलग बनावट के कागज़ काटने और चिपकाने के लिए कह सकते हैं। कपड़े की पिन लगाने का काम दे सकते हैं, इससे हाथ की मांसपेशियों की ताकत बढ़ाई जा सकती है और गिनती भी सिखाई जा सकती है। ट्विज़र की मदद से छोटी छोटी वस्तुएं उठाने का कार्य करा सकते हैं। रेत में खेलने से भी हाथ की मांसपेशियों का विकास होता है। बच्चों को स्प्रे बोतल के उपयोग से घर की खिड़कियां साफ करने और पौधों में पानी देने के लिए प्रोत्साहित करें। इन चित्रों में आप ऐसे और कई कार्य देख सकते हैं जो आप बच्चों को फाइन मोटर स्किल्स के सुधार के लिए घर पर करा सकते हैं। यदि फाइन मोटर स्किल्स की कमी के कारण बच्चे की पेंसिल पर ग्रिप अच्छी ना हो और उसकी लिखावट साफ ना आए, तो उसे ऐसे कई तरह के पेंसिल ग्रिप दिए जा सकते हैं जिनकी सहायता से उसकी लिखावट में सुधार लाया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आज के सेमिनार द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी एवं लाभकारी हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी बत्रा, लेक्चरर व्यावसायिक चिकित्सा उर्फ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय विकलांग जन संस्थान नई दिल्ली की ओर से इस वेबिनार में आप सभी अभिभावकों, माताओं, पिताओं एवं अन्य लोगों का स्वागत करती हूँ। वेबिनार के इस खंड में मैं आपको सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग यानी संवेदी एकीकरण एवं प्रसंस्करण से जुड़े मुद्दे, चुनौतियां एवं उपचार के बारे में कुछ कारगर जानकारी उपलब्ध कराऊंगी, ताकि आप इस कठिन समय में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी घर पर सुरक्षित रहकर भी अपने बच्चे को जरूरी उपचार होम थेरेपी यानी दैनिक थेरेपी के जरिए मुहैया करा सके। हमारा शरीर किसी मशीन से कम नहीं है, यह बहुत से काम कर सकता है और शरीर का हर एक अंग या भाग एक विशेष प्रकार का कार्य करता है। इन्हीं अंगों में से महत्वपूर्ण है ज्ञानेंद्रियां, जो 5 प्रकार की होती है, जिसमें नाक, कान, आँख, जीभ व चमड़ी शामिल है, जो हमें सूंघने, देखने, सुनने, स्वाद लेने व महसूस करने का काम करती है। इसके अलावा प्रोप्रियोसेप्शन या कर्णकोटन यानी वेस्टिबुलर सिस्टम सेंसरी इंटीग्रेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है और ये हमें मूवमेंट या शरीर की हरकत का वातावरण के कॉन्टेक्स्ट में जानकारी देता है। यह ज्ञानेंद्रियां ही तो है
जो हमें हमारे आसपास में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देती हैं। संवेदी एकीकरण या सेंसरी इंटीग्रेशन वह प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें इंद्रियों के माध्यम से हमें वातावरण के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी मिलती है, जिसे ब्रेन या मस्तिष्क प्रोसेस व इंटीग्रेट करता है, जो एक इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स या सार्थक प्रतिक्रिया के रूप में जाहिर होता है। हर एक इंसान या यूँ कह लीजिए प्रत्येक व्यक्ति को बैलेंस्ड यानी संतुलित सेंसरी इनपुट की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग हमारा मस्तिष्क शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कौशल के विकास के लिए करता है। और यही सेंसरी इनपुट अगर हमें ज़रूरी मात्रा में ना मिले, उसकी वजह से अनेक तरह की विकार या परेशानियां पैदा हो सकती है, जिससे डेली एक्टिविटीज़ या दिनचर्या के कामों में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसमें मोटे तौर पे दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या संवेदी अंडर सेंसिटिविटी या संवेदी ओवर सेंसिटिविटी, यानी ओवर या ज़्यादा संवेदनशीलता। सेंसरी अंडर सेंसिटिविटी या संवेदी अंडर संवेदनशीलता के प्रमुख लक्षणों में से है हाइपर एक्टिविटी या अति सक्रियता, जिसमें बच्चा हर समय गतिशील या हाइपर एक्टिव होता है और वह बिना वजह दौड़ता, भागता, कूदता, फांदता रहता है और उसे शांति से एक जगह बैठने में दिक्कत होती है। बार बार वस्तुओं को छूना व ध्यान में कमी भी हाइपर एक्टिविटी के ही लक्षण है। जहाँ एक और अंडर संवेदनशील बच्चा स्टिमुलस की तलाश में रहता है, वहीं दूसरी ओर अति संवेदनशील या ओवर सेंसिटिव बच्चा कुछ खास सेंसरी स्टिमुलस से दूर भागने की कोशिश करता है या बचता है। लेकिन यह निर्भर करता है कि कौन सी संवेदी प्रणाली या सेंसरी सिस्टम ज़्यादा संवेदनशील है। और इसके मुख्य लक्षणों में आते हैं अचानक तेज शोर से डर, कई बार आसपास होने वाली मामूली सी आवाज़ जो बिल्कुल नॉर्मल लगती है बाकी लोगों को, उससे भी उसे परेशानी या असहजता हो सकती है। परिचित या पहचान वाले लोगों के छूने भर से ही उसे असहजता या बचना, भीड़ से बचना, झूलों से डर, कुछ खास तरह के कपड़ों, स्वाद आदि से असहज महसूस करना भी लक्षणों में से ही आते हैं, जो सेंसरी ओवर सेंसिटिविटी की कैटेगरी में आते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स या संवेदी प्रसंस्करण के विकारों की वजह से जो बच्चों के व्यवहार में चेंजेस आते हैं, उससे उस बच्चे की लाइफ में दैनिक कार्यों में काफ़ी बाधाएं आती हैं। और इससे निपटने के लिए पेरेंट्स यानी कि अभिभावकों को चाहिए कि वे उस बच्चे की सेंसरी सिस्टम को, संवेदी प्रणाली को समझे और उसे उचित मात्रा में सेंसरी इनपुट दे, ताकि बच्चा अपने आप को विकसित करने में खुद को और अधिक सशक्त बना पाए। आइए जानते हैं संवेदी दैनिक होम थेरेपी के बारे में डिटेल में। आइए सबसे पहले जानते हैं उत्तेजना या हाइपर एक्टिविटी को कम करने के तरीके। इसके लिए सबसे पहले बच्चे को किसी भी चादर या चुन्नी या कंबल में लपेट लीजिए और दोनों हाथों से बच्चे के कंधे और कमर पे हल्का दबाव दीजिए। इसके अलावा आप बच्चे को उल्टा पेट के बल लिटाकर ऊपर से किसी गोल तकिए से भी दबाव पैरों से लेकर गर्दन तक दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को धीमी गति से रोल करने से भी हाइपर एक्टिविटी में काफ़ी हद तक आराम मिलता है। अन्य तरीकों में से एक हो सकता है कि आप बच्चे को किसी सॉफ्ट या फर्म गुदगुदे तकिया या खिलौने के ज़रिए भींचने या दबाने के लिए बोलें, जिससे स्वतः दबाव देने से भी हाइपर एक्टिविटी कम होती है और बच्चे को काफ़ी शांत महसूस होता है। जॉइंट कंप्रेशन या जोड़ों पर दबाव। इस प्रक्रिया को करने के लिए जोड़ के दोनों तरफ बराबर प्रेशर या दबाव दें। ऐसा कुछ सेकंड्स के लिए करें, फिर 7-8 बार दोहराएं। जॉइंट कंप्रेशन हाथ पैरों के अलग अलग जोड़ों पे दिया जा सकता है, जो काफ़ी हद तक उत्तेजना को
कंट्रोल या कम करता है। घर पर उपलब्ध सामान जैसे गोल तकिया, गद्दों व झूलों पर बच्चे को बिठाकर या लिटाकर उसे धीमी गति से हिलाने डुलाने से हाइपर एक्टिविटी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन अगर धीमी गति की जगह तेज़ गति का इस्तेमाल किया जाए तो वह हाइपो एक्टिव या कम गति वाले बच्चों को लाभप्रद होता है, जिससे उनकी एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। पोजीशन ऑफ कंफर्ट यानी आरामदायक या रिलैक्स पोजीशन। दिन में कई बार बच्चों को उनकी उम्र अनुसार अपने हाथों से दबाव देते हुए गोदी में अथवा गद्देदार बिस्तर में या बीन बैग में डीप या गहराई से बिठाने या लिटाने से भी बच्चों की सेंसरी इनपुट मिलता है और साथ में ही उनको भागने दौड़ने की क्रिया में काफ़ी हद तक कमी आती है और वह अपने आप को काफ़ी शांत महसूस करता है। सेंसरी इनपुट का इस्तेमाल न सिर्फ थेरेपी के दौरान बल्कि दिनचर्या के सभी काम करते वक्त उसे हर तरीके का जितना पॉसिबल हो उतना सेंसरी इनपुट देने की कोशिश करें। जैसे अगर बच्चा पानी पी रहा है या खाना खा रहा है तो आप उसके समक्ष या उसके सामने बैठे उससे बातचीत करें कि वो क्या खा रहा है। इसके अलावा कोशिश करिए उसे हल्के हाथों से स्पर्श दीजिए, हल्का दबाव दीजिए, उसका ध्यान बटाइए ताकि बच्चा इन सभी कामों को, दिनचर्या की सारी एक्टिविटीज़ को धीरे धीरे अपने व्यवहार में शामिल करे और किसी तरीके का सेंसरी इनपुट उसे एवर्सिव यानी कि उसको पीड़ा ना दे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वह अपने शरीर को वातावरण में होने वाले सारे सेंसरी इनपुट के हिसाब से एडजस्ट कर पाएगा और उसके बिहेवियर में काफ़ी हद तक या व्यवहार में धीरे धीरे वातावरण के अनुकूल बदलाव आ सकेगा। हैवी वर्क या भारी काम। हैवी वर्क या भारी काम हाइपर एक्टिविटी या उत्तेजना को कंट्रोल करने में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। इस श्रेणी में वह खेल आते हैं जिसमें जोर या ताकत का इस्तेमाल होता है, जैसे रस्साकशी का खेल या पुश पुल गेम्स जिसमें थेराबैंड यूज़ कर सकते हैं, या घर पे तो आप चुन्नी या किसी भी कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चे को यह कह सकते हैं कि आप थोड़ा अपनी तरफ खींचिए और पेरेंट्स अपनी तरफ खींचेंगे, तो धीरे धीरे करके जोर लगाना और छोड़ने की एक्टिविटी की जा सकती है। इसके अलावा दीवार को या भारी सामान को धक्का लगाना, खिसकाना, एक जगह से दूसरी जगह हाथों में या कंधे पे सामान उठाना। इसके अलावा हाथ से पंजा लड़ाना भी इस हैवी वर्क में आता है, जो धीरे धीरे बच्चे को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व करता है और उसको कोशिश करता है कि वो उसमें पूरे ध्यान से अपने आप को इन्वॉल्व करे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे। तो पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से आप उन एक्टिविटीज़ का चयन करें। शारीरिक व्यायाम के फ़ायदों से हम सभी परिचित हैं। शारीरिक व्यायाम सेंसरी प्रोसेसिंग विकार के बच्चों में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, जैसे पूरे शरीर का व्यायाम, जैसे हाथों के बल चलना, घोड़ा बनना, घुटने पर खड़ा होना या हनुमान की पोजीशन में खड़ा होना भी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने में बेहद उपयोगी है, क्योंकि इससे बच्चे को जॉइंट्स या जोड़ के ज़रिए
और बच्चे को स्पर्श के ज़रिए, प्रेशर के ज़रिए, दबाव के ज़रिए काफ़ी हद तक सेंसरी इनपुट मिलता है। शारीरिक व्यायाम के साथ अगर बच्चे को कुछ ऐसे खेल जिसमें पूरी बॉडी का वर्कआउट होता है, जैसे रस्सा कूदना, मेंढक या भालू की तरह चलना, ये सारे गेम्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। इससे बच्चा उस एक्टिविटी में या खेल में पार्टिसिपेट या सम्मिलित होकर काफ़ी हद तक बच्चा सेंसरी इनपुट अपने वातावरण से ले सकता है और इससे बच्चे को ग्रुप में रहने का मतलब भी पता चलता है कि वह एक समाज में किस तरह से इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है बच्चे को पार्टिसिपेट कराने के लिए। कुछ खास स्पर्शनीय या टेक्टाइल खेल जैसे गीली या सूखी मिट्टी या रेत में चीज़ों को जो अलग अलग आकार की हो, जैसे कॉइन्स या पैसे, कंचे, बटन, राजमा, इन सबको चीज़ों को रेत के अंदर हाथों के ज़रिए स्पर्श करके टटोलना, गोल गोले बनाना, आटे को बेलना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, उसको अलग अलग पैटर्न में रखना या बेलना हाथों के ज़रिए या बेलन के ज़रिए, और घर में मौजूद सभी चीज़ों को जैसे अंगूर, केला, सेब, प्याज, कुछ भी चीज़ें जो घर में अवेलेबल है उन सबको हाथों के ज़रिए या स्पर्श के ज़रिए महसूस करने से भी असामान्य छूने की हैबिट या आदत को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और इसके साथ ही उसे वातावरण में होने वाली सेंसरी इनपुट का एहसास कराया जा सकता है। कुछ स्पर्शनीय खेल जैसे हाथ में रबर या स्पॉन्ज की गेंद को लेना और उसे थोड़े थोड़े समय के लिए भींचना या दबाना और छोड़ देना से भी स्पर्श और प्रेशर का एहसास होता है, जो संवेदी प्रणाली को इम्प्रूव करने में काफ़ी हद तक कारगर होता है। और यह आप घर में किसी कपड़े को, कपड़े का गोला, ऊन का गोला इत्यादि से भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग एक्टिविटीज़ या कैटेगराइजेशन एक्टिविटीज़, जिसे व्यवस्थित करके छटाई की एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है, भी स्पर्श के माध्यम से बच्चे को जानकारी लेने में काफ़ी हद तक मदद करती है। इसके लिए बच्चे को एक बड़े कंटेनर या बर्तन में काली दाल या सफ़ेद दाल में कुछ कंचे, बटन या मोती रख के उसे हाथों के ज़रिए या किसी ट्वीज़र या क्लिप या कोई भी ऐसी चम्मच के ज़रिए उसे निकालने के लिए कहा जाता है और उसको अलग अलग खाँचों में डालने के लिए, चाहे वो रंग के अनुसार हो चाहे वो आकार के अनुसार हो, डालने के लिए कहा जाता है। इन सभी एक्टिविटीज़ से बच्चे को काफ़ी हद तक उस एक्टिविटी या उस चीज़ों के बारे में जानने में मदद मिलती है। और इसके अलावा बच्चा 1, 2 या 3 उंगलियों को रंगों में डुबोकर उसे किसी खास आकार या पैटर्न में पेपर पर या कागज़ पर ड्राइंग या कुछ कलाकारी दिखाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। इन सभी एक्टिविटीज़ से बच्चे को काफ़ी हद तक उस अटेंशन या ध्यान में बढ़ोतरी करने में काफ़ी हद तक मदद मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ही है कि बच्चे की रुचि के अनुसार एक्टिविटीज़ या खेल का चयन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ खेल जैसे निर्धारित मात्रा में चावल या दाल को अलग अलग बर्तन में बराबर मात्रा में उड़ेलना व रंगों के हिसाब से मोती, बटन या दाल छांटकर अलग अलग बर्तन के रंगों के अनुसार डालना, इन सभी खेलों द्वारा बच्चे को ध्वनि, आकार, रंग और संतुलन के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे उसकी सोचने की क्षमता व संवेदी प्रणाली दोनों पर उचित असर पड़ता है।
अन्य खेल के तरीके जैसे गेंद, कंचे, बटन, आलू, प्याज को किसी बर्तन में उचित दूरी पर या टारगेट पर फेंकना व मोती या बटन को बाउंड्री के अंदर व गिनती के अनुसार अरेंज करना, जिससे बच्चे की संवेदी प्रणाली के साथ कोऑर्डिनेशन, सीक्वेंसिंग और समझने की भी प्रक्रिया तेज होती है व ध्यान में भी बढ़ोतरी होती है। खेलों का चयन बच्चे के रुचि अनुसार करने से बच्चा खुशी से उसमें पार्टिसिपेट करता है। कुछ अन्य खेल जैसे खांचों में आकार के अनुसार वस्तुओं को लगाना, पैटर्न या लाइन में बनाना, थाली में गेंद को निश्चित दिशा में ले जाना, इन सभी चुनौतीपूर्ण खेलों के जरिए बच्चा ना सिर्फ सेंसरी इनपुट लेता है बल्कि आँखों का मिलान या आई कांटेक्ट व ध्यान लगाकर उसे समझने की शक्ति को भी बढ़ा पाता है। खेल चाहे जो भी हो, चयन करते वक्त बच्चे को पारस्परिक व्यवहार सिखाना बेहद ज़रूरी है। उसे सभी डेली एक्टिविटीज़ और इवेंट्स यानी दिनचर्या की एक्टिविटीज़ में सहभागी बनाएं। उसे अपने विचार व्यक्त करें और उसे भी मौका दें अपने विचार किसी भी रूप में व्यक्त करने का और कोशिश करें उससे समझने की। क्वालिटी टाइम या समय बच्चे के साथ ज़रूर व्यतीत करें। सामाजिक चुनौतीपूर्ण स्थितियां या सोशली चैलेंजिंग सिचुएशंस के बारे में उसे पूरी जानकारी दें। हर काम में सहभागी बनाकर पारस्परिक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए उसे अपने अलग अलग अनुभव या एक्सपीरियंसेस से अवगत कराएं, जिससे वह समय अनुरूप अपनी संवेदी प्रणाली व व्यवहार में चेंज ला सके, जो एक एडजस्टेड रिस्पॉन्स की तरह दिखाई देगा। आप सभी का इस वेबिनार से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप सेंसरी इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग यानी संवेदी एकीकरण और प्रसंस्करण का बुनियादी उपचार बच्चे की दिनचर्या में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें एवं बच्चे को हर संभव जानकारी दें जैसा आप एक सामान्य बच्चे को देते हैं, ताकि बच्चा वातावरण और समाज में अपने आप को सम्मिलित करे एवं आनंदित महसूस हो सके। धन्यवाद।